दोस्तों ये है 300+300 NPN ड्राइवर बोर्ड। इसका एम्पलीफायर पीसीबी है। इसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर अलग से हीट सिंक पर लगाए जाते हैं जो कि 2N3055 या 2N3773 हो सकते हैं। तो देखिए इसका जो वीडियो है मैंने काफ़ी पहले अपलोड किया था, लगभग 8 ईयर्स हो चुके हैं। और उस समय ये पीसीबी हैंडमेड बनाकर मैं कुछ लोगों को दिया था, बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन होता था। तो यहाँ पर काफ़ी डिमांड के बाद मैंने ये पीसीबी बनवाई है। तो आज इसका कंपोनेंट फिलिंग एक बार देख लेते हैं। हालांकि इसका कंपोनेंट फिलिंग का वीडियो प्रीवियस आप देखेंगे तो उसमें भी है, लेकिन उसके ऊपर टॉप मास्किंग नहीं है। तो यहाँ पर टॉप मास्किंग के साथ देखिए किस तरीके से कंपोनेंट फिलिंग करेंगे। हालांकि दोस्तों ये स्टीरियो पीसीबी यानी कि 2 चैनल इसमें है, लेकिन दोनों की पावर सप्लाई अलग अलग है क्योंकि ये मोबाइल से डिज़ाइन किया गया था और बहुत ही लिमिटेड एक्सेस होता है मोबाइल से डिज़ाइन करने पर। तो यहाँ पर अब हम इसके कंपोनेंट्स फिलिंग कर लेते हैं और इसे चलाकर देखेंगे कि किस तरीके का परफॉर्मेंस है। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस से अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ 3K9 के 2 रेजिस्टेंस है, 150 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 68K ये है। और नीचे साइड आते हैं तो यहाँ पर एक 24 वोल्ट का जीनर डायोड है, यहाँ 4K7 150 ओम, 33K 1K 68K 10K, इस तरीके से ये 33 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर 150 ओम्स का और रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर लगते हैं इमीटर रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस 0.335 वाट के। तो ये सारे रेजिस्टेंस जैसे हैं वैसे ही लगाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस लग जाने के बाद यहाँ 2 डायोड लगते हैं 5408 के। तो ये ऐसे डायोड्स हैं जो कि फ्री व्हीलिंग डायोड्स कहलाते हैं, यानी कि एम्पलीफायर में जब बड़े स्पीकर लगते हैं जिसकी वॉइस कॉइल की जो डाया है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर एक बैक ईएमएफ का प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यहाँ पर ये डायोड लगा दिए जाते हैं। और आपके पास जो भी एम्पलीफायर्स है अगर उसमें इस टाइप के डायोड नहीं है तो आप अलग से लगा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ये जंपर्स हैं दोस्तों। यहाँ पर टोटल 4 नंबर्स यानी कि 4 पीस जंपर लगेंगे। यहाँ पर ये जंपर थोड़ा सा बेंड दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली ये जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये मोबाइल पर डिज़ाइन है तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है डिज़ाइनिंग में। तो ये यहाँ से ये जंपर लग चुका है, थोड़ा बेंडिंग करना पड़ता है उसको ताकि पीएफ के जो लेग है उसके साथ शॉर्ट ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जंपर लगने के बाद में नेक्स्ट आगे के कंपोनेंट्स फिल करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डायोड है और ये 3 डायोड यहाँ लग जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर 10 PF है, 22 PF है, इस तरीके से लगा सकते हैं। C229 ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स है, A1015 ट्रांजिस्टर्स हैं। ये इनपुट कैपेसिटर है जिसे 1 माइक्रोफैराड से लेकर 10 माइक्रोफैराड तक लगा सकते हैं। 470 PF TIP42C ये ट्रांजिस्टर्स। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लगा देना है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जैसे कंपोनेंट्स थे उसी तरीके से सभी कंपोनेंट्स को लगा दिया है। तो यहाँ पर एक चैनल फिल हो चुका है और इसकी सोल्डरिंग बची हुई है। अब यहाँ दूसरा चैनल जो है इसका बिल्कुल रिप्लिकेशन है, जैसा ये है सेम वैसा ये भी है। तो इसके कंपोनेंट्स इधर साइड में सेम टू सेम आप इसी तरीके से लगा देंगे तो सेकंड चैनल भी रेडी हो जाएगा। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स दोनों ही चैनल के लग चुके हैं और सभी कंपोनेंट्स लगने के बाद बोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी इसकी सोल्डरिंग बची हुई है तो सोल्डरिंग को जल्दी से निपटा लेते हैं। दोस्तों बोर्ड बन जाने के बाद मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन कैसे होंगे, तो देखिए यहाँ पर 2N3773 ये ट्रांजिस्टर ले रखे हैं, यानी कि 6 ट्रांजिस्टर है एक चैनल में लगेंगे। और सेम ऐसा ही आप 3055 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल एक चैनल के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया है, तो इसके ऊपर ये टेप लगा देते हैं सेकंड चैनल पे, यानी कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो एक चैनल ये हो गया और उस चैनल के यहाँ पर 6 ट्रांजिस्टर्स हो गए। अब ये मेटल टाइप के ट्रांजिस्टर रहेंगे तो इसको हीट सिंक पर लगाना है, माइका शीट लगाना है, वॉशर लगाना है। तो ये जो फिटिंग का अरेंजमेंट है ये 3055 या 3773 यानी कि TO3 पैकेज के जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं मेटल वाले, उनकी फिटिंग करना काफ़ी सरदर्द भरा काम होता है। और आजकल इसके जो पैकिंग और पार्ट्स है, वो जो फिटिंग के पार्ट्स है वो भी जल्दी मिलते नहीं हैं। वैसे तो बड़े मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन छोटे मार्केट में दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों ट्रांजिस्टर के बेस आपस में जुड़ जाएंगे और इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगानी, बिल्कुल बेस को आपस में आप डायरेक्टली हार्ड वायर से जोड़ दीजिए।
और कलेक्टर भी बिल्कुल उसी तरीके से जुड़ा हुआ है हार्ड वायर से। तो यानी कि 3 ट्रांजिस्टर के तीनों कलेक्टर आपस में जुड़ गए, बेस भी तीनों जुड़ गए। अब जो इमीटर रह जाता है ये आपस में नहीं जुड़ेगा, ये कनेक्ट होता है रजिस्टेंस के जरिए, शंट रजिस्टेंस के जरिए। तो देखते हैं अब यहाँ पर कनेक्शन किस तरीके से है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है B2 यानी कि बेस 2, तो आप इसको मान लीजिए ये B2 है, यानी कि सभी ट्रांजिस्टर का बेस जब आपस में जुड़ के जो तार आएगा वो B2 बन जाएगा। तो उसका कनेक्शन हमें उठाकर B2 में जोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर है C2 यानी कि कलेक्टर 2, तो ये इसका नाम दे देते हैं C2। ये यहाँ पर जितने 3 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं तीनों का कलेक्टर कॉमन होके C2 में लग जाएगा। और यहाँ पर E2 इस तरीके से लिखा हुआ है 3 रेजिस्टेंस पे। तो ये जो E यानी इमीटर 2 वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से वायर जाएगा और वायर के जरिए यहाँ पर E2 इस पॉइंट पर लग जाएगा। तो E2 यहाँ हो गया। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 2 3 का कोई सीक्वेंस है, आप E2 में से मतलब जो भी है सीक्वेंस अगर इधर उधर होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर केवल ध्यान रखना कि कोई भी तीनों E2 में मतलब ये कनेक्शन हमें लगा देना है E2 पॉइंट के। बेस आपस में शॉर्ट होके B2 में और कलेक्टर आपस में शॉर्ट होके C2 में लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ दूसरे साइड में 3 ट्रांजिस्टर और है। अब ये तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को एक हार्ड वायर के थ्रू, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल होता है, थोड़ा मोटा वायर, यानी कि जो कि 20 गेज के आसपास हो, 20 या 22 गेज के आसपास, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यहाँ पर तीनों के ही बेस आपस में हमें इस तरीके से जोड़ लेना है। ये तीनों ही ट्रांजिस्टर के बेस आपस में जुड़ चुके हैं और सेम ऐसा ही अरेंजमेंट जो यहाँ था। अब यहाँ पर देखिए B1 लिखा हुआ है, तो B1 ये बन जाएगा बेस 1, यानी कि इसे हम B1 नाम दे दिए। तो ये जो तीनों ट्रांजिस्टर के बेस है आपस में जुड़कर B1 पॉइंट पर चले जाएंगे एक वायर के थ्रू। C1 देखिए यहाँ पर ये C1 कहलाएगा क्योंकि तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आपस में एक वायर के जरिए जुड़े हैं और जो कि C1 पॉइंट पर चला जाएगा। ये C1 पॉइंट पर हमें जोड़ देना है। और इसके बाद जो E1 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये E यानी एमीटर हो गया। तो यहाँ पर हम इसे E1 नाम दे देते हैं। ये भी E1 है और ये E1 है। तो ये तीनों वायर E1 में मतलब बिना कोई सीक्वेंस देखे E1 में आप लगा दीजिए, यहाँ सीक्वेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर E1 में इजीली आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो स्पीकर वायर है, स्पीकर वायर हमारा निकलेगा C2 टर्मिनल से। तो यानी कि दोनों डायोड, जो यहाँ पर दोनों डायोड का जो पॉइंट है वहाँ से स्पीकर वायर निकल जाएगा। तो ये जो दोनों डायोड का जो जंक्शन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वहाँ से हमें स्पीकर वायर निकाल देना है और एक वायर ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। पावर सप्लाई का -50 वोल्ट यहाँ, +50 वोल्ट यहाँ पर देना है और पावर सप्लाई का ग्राउंड हमें इधर में जोड़ देना है। यहाँ GND लिखा हुआ है, ये GND है, यहाँ पर पावर सप्लाई का ग्राउंड जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस ग्राउंड और स्पीकर वायर हो गया क्लियर। सेम ऐसा ही दूसरे चैनल में भी बिल्कुल सेम वही कॉपी है। तो आइए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं। तो बन तो गया है और यहाँ केवल एक पेयर ही चला रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये एक पेयर के कनेक्शन इसके बैक साइड में हो रखे हैं, इसके बैक साइड में जोड़ रखे हैं। यहाँ पर 2 स्पीकर लगा रखे हैं और म्यूज़िक ऑलरेडी ब्लूटूथ से फीड कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके का। दोस्तों पता नहीं है आपने ऑब्ज़र्व किया है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेटल ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें कम साउंड पर जो वॉइस की क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है, जबकि कुछ प्लास्टिक पैकेज में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत कम साउंड पर वॉइस हल्का सा क्रैक होती है।
दोस्तों इस बोर्ड में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब इसमें 3055 ये ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो जो डीसी सप्लाई वोल्टेज है वो किसी भी हाल में 50 वोल्ट से ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 3055 ट्रांजिस्टर का करंट कैपेसिटी 15 एम्पियर है, लेकिन जो वोल्टेज सस्टेनिंग कैपेसिटी है वो 60 वोल्ट डीसी है। तो इसीलिए इस बोर्ड के लिए 30030 या फिर 35035 का जो ट्रांसफार्मर है वो 3055 यूज़ करने पर बेस्ट है। लेकिन अगर 3773 यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली ट्रांजिस्टर है, और मैं तो कहूँगा कि आज की तारीख में ओरिजिनल 3773 ट्रांजिस्टर का यूज़ करके इस बोर्ड को बनाना बहुत कॉस्टली है। ये तो मैं भी नहीं बनाना चाहूँगा कि 3773 ओरिजिनल ट्रांजिस्टर मैं ख़रीद कर लाऊँ और 12 ट्रांजिस्टर ख़रीद के मैं अगर बोर्ड बनाऊँ अपने लिए, तो भी मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है 3773, स्पेशली ओरिजिनल जो बेल कंपनी के आते हैं। हालांकि फेक ट्रांजिस्टर 20-25 रुपये या 10-20 रुपये में जो भी मिल जाते हैं वो कोई काम के नहीं है, इस बोर्ड में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी किसी के पास पुराना स्टॉक अगर पड़ा हुआ है 3773 का तो वो यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे इस बोर्ड का ब्लैंक पीसीबी मेरे पास में बहुत ही लिमिटेड पीस अवेलेबल है। अगर कोई इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे ले सकता है इसका ब्लैंक पीसीबी, हालांकि काफ़ी बड़े साइज़ में है। और इस ब्लैंक पीसीबी पर होल्स मैंने करवाने भूल गए थे। देखिए पहले ये जो डिज़ाइन है एक्चुअली ये मोबाइल पर बनाया गया था, ये डिज़ाइन है तकरीबन 8 ईयर्स पहले। तो मोबाइल पर बहुत ही लिमिटेड मतलब एक्सेस होता है किसी भी पीसीबी को डिज़ाइन करने के लिए, तो उसमें शायद ये होल्स के वजह से मतलब मैं मिस कर गया था ये होल्स करना। तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर होल्स मैनुअली किए जा सकते हैं ड्रिल पर। तो जब भी आप मुझसे पीसीबी लेंगे तो मुझे इसके बारे में याद दिला देना कि आपको होल्स इसमें चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपके पास में 3 mm का ड्रिल बीट है तो आप अपने इस एम्पलीफायर बोर्ड को जब भी कैबिनेट में फिट करेंगे तो अपने अकॉर्डिंगली आप इसमें होल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।